नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमन मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, नारी शिक्षा निकेतन, पीजी कॉलेज लखनऊ। और मेरा विषय है मतदाता जागरूकता। मतदाता जागरूकता का यह प्रोग्राम स्वीप के अंतर्गत तैयार किया गया है। स्वीप अर्थात सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, इसे स्वीप कहा जाता है। यह भारत के इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया गया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि मतदाताओं की जागरूकता या वोटर एजुकेशन के संदर्भ में तैयार किया गया है। और यह वर्ष 2009 से ही मतदाताओं के बीच में जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इसके पहले कि हम अपनी अन्य बातों को करें, सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या हम जानते हैं लोकतंत्र, चुनाव और मतदान के बारे में, चुनाव में राजनीतिक दलों की भूमिका को, अपने सही उम्मीदवार की पहचान को, मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की प्रक्रिया के बारे में, और फिर मतदान या वोट के महत्व को। ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में जागरूकता अत्यंत अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, क्योंकि हमें चुनाव के बारे में जानना है। चुनाव अर्थात चुनना, अपने सही प्रतिनिधि की पहचान। तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा की गई, जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान सीले का कहना है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, भाग अर्थात शेयर हो, प्रतिभागिता हो। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस संसार में लोकतंत्र का जन्म कहां से हुआ। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये आज से लगभग 2500-3000 हजार साल पहले के प्राचीन ग्रीस या यूनान की है, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक जगह पर एकत्रित होकर के अपने बारे में स्वयं निर्णय ले रहे हैं, स्वयं कार्य कर रहे हैं और कानून बना रहे हैं। इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं प्राचीन ग्रीस के पोलिस से होती है, वहां के नगर राज्यों से होती है, जहां पर की जनता अपना शासन स्वयं किया करती थी। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम एक तरह से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जहां जनता अपना शासन स्वयं करती है, स्वयं ही सारे कानून बनाती है और सभी निर्णय लेती है। शासन का यह प्रकार आधुनिक समय में उतना मान्य नहीं रह गया है। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड नामक देश के कुछ प्रांतों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, और आधुनिक समय में हम जिस शासन व्यवस्था से या लोकतंत्र के जिस रूप से ज्यादा हम जिसके बारे में जानते हैं, वह है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यह लोकतंत्र का वह रूप है जिसमें जनता शासन में स्वयं भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो उसकी तरफ से विधानसभा या विधानमंडल में बैठते हैं और सभी निर्णय लेते हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर विधानमंडल की। विधानमंडल अर्थात वह स्थान जहां पर बैठ करके जनप्रतिनिधि कानून बनाते हैं और जनता की तरफ से शासन करते हैं। ये एक तस्वीर जो पॉइंटर के पास है, वो है उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर। इसमें आप देख सकते हैं कि अर्धचंद्राकार स्थिति में हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। एक तरफ सरकार के लोग हैं, एक तरफ विपक्षी दल है, बीच में स्पीकर महोदय हैं। ये दूसरी तस्वीर भारत की संसद की है। ये दोनों प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं जो ये दर्शाती हैं कि किस प्रकार से हम अपने प्रतिनिधियों को चुन करके इन स्थानों पर भेजते हैं और वे हमारी तरफ से शासन करते हैं। क्योंकि आधुनिक समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र उतनी अच्छी शासन व्यवस्था इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि राज्यों की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है
और सभी नागरिकों के लिए संभव नहीं है कि वे स्वयं एकत्रित होकर के अपना शासन स्वयं कर सके, इसलिए वे जनप्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन जब हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं तो वहां पर राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वास्तव में हम ये कहते तो हैं कि प्रतिनिधि हमारा शासन करेंगे, लेकिन वे उम्मीदवार जो कि चुनाव लड़ते हैं वास्तव में वे राजनीतिक दलों के द्वारा ही चुने जाते हैं। वे जनता के प्रतिनिधि तो होते हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ने में सारी मदद राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि जनता है, विधानमंडल है, लेकिन उसके बीच में राजनीतिक दल भी हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? राजनीतिक दल मनुष्यों के ही संगठन है, जिन्हें हम मनुष्यों के राजनीतिक संगठन कह सकते हैं। इन्हें बनाने वाले लोगों के राजनीति के संबंध में एक जैसे विचार होते हैं। राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाना होता है। इसके लिए वे चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। राजनीतिक दल दो प्रकार से कार्य करते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वे पूरे देश में चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, जबकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल कुछ सीमित स्थानों पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। जो राष्ट्रीय महत्व के दल हैं वो पूरे देश से जुड़ी हुई समस्याओं को जनता के सामने लाते हैं, जबकि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वे एक विशेष प्रांत या राज्य की राजनीति से ही संबंधित होते हैं। उनका पूरे देश में कोई उतना महत्व या प्रभाव नहीं रह जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली दल इत्यादि दल जो एक विशेष प्रांत की या राज्य की राजनीति तक उनका वर्चस्व अधिक होता है। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में राजनीतिक दलों के चुनाव निशान हैं। ये वो निशान है जिसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उन्हें एक निशान प्राप्त होता है। लेकिन ये निशान बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल अपने इसी चुनाव निशान का प्रचार प्रसार जनता के बीच में बहुत अधिक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम नहीं पता होता उस दल से, लेकिन हम उसके चुनाव निशान को पहचानते हैं और हम उस चुनाव निशान के आधार पर जा करके अपना वोट दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल अपने चुनाव निशान का प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब आइए देखते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिस पर लिखा हुआ है निर्वाचन सदन। ये निर्वाचन सदन क्या है? ये भारत का निर्वाचन आयोग है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई। इसका प्रमुख कार्य है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न करवाना, और इसके अंतर्गत भारत में सबसे पहला चुनाव 1951 में संपन्न हुआ था। ये भारत निर्वाचन आयोग का लोगो या उसका प्रतीकात्मक चिन्ह है। यहाँ हम देख सकते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के एक पोस्टर को, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव आयोग के 61वें स्थापना वर्ष पर सन 2011 में भारत की महिला राष्ट्रपति, जो कि हमारी पहली महिला राष्ट्रपति भी थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने इसका शुभारंभ किया, और इसका सूत्र वाक्य है, कोई मतदाता पीछे ना छूटे। इंडिया सेलिब्रेट्स दिस डे today every year to mark the foundation day of Election Commission of India, which was established on 25th January 1950. राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन पूरे देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनका उद्देश्य मतदाताओं में चुनाव के प्रति जागरूकता को उत्पन्न करना है। अब आइए देखते हैं कि हमारे देश में देश के लोकसभा के लिए और राज्यों के विधानमंडल के लिए कौन मतदान कर सकता है। इसके लिए प्रमुख योग्यताएं ये हैं, पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा जिस चुनाव क्षेत्र से पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन होना है
वहां का निवासी हो। चौथा, मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। मतदान कौन नहीं कर सकता या मतदाता की अयोग्यता किन कारणों से निर्धारित होती है? पहला, कि वह एक विदेशी नागरिक है, विदेशियों को मतदान करने का अधिकार नहीं है भारत में। दूसरा, पागल व्यक्ति। तीसरा, चुनाव से संबंधित किसी भ्रष्टाचार या किसी अन्य अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति न हो। मतदान के लिए पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन अत्यंत आवश्यक है। मतदाता जागरूकता के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बिना मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन किए हुए भारत का कोई भी नागरिक किसी भी चुनाव में अपना मत नहीं डाल सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति का नाम, जो मतदाता बनना चाहता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में होना चाहिए। पंजीकरण के लिए फॉर्म भरा जाता है। ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जा सकता है, लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भी पूरी सुविधा प्रदान करता है। मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म 6 की 2 प्रतियां भरनी होती हैं, जिसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आधार कार्ड इत्यादि, फोटो, ये सभी उसके साथ लगाने पड़ते हैं और इसको भर करके उसे उचित स्थान पर जमा करना होता है। हाउ टू रजिस्टर ऑनलाइन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफर्स ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिटीजन्स। भारत के नागरिकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी पोर्टल उपलब्ध है, जिसमें जा करके वोटर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं voterportal.eci.gov.in पर, जहां पर के जाकर के ऑनलाइन तरीके से अपने सारे फॉर्म भरे जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, इसको देखने के लिए electoralsearch.in नामक पोर्टल भी है। जब हम मतदान के लिए रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद मतदाता पहचान पत्र या वोटर आईडी हमें प्राप्त होता है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि मतदाताओं के पास एक वोटर आईडी कार्ड है। इसे हम कहते हैं फिजिकल वोटर आईडी कार्ड या पीवी। पारंपरिक रूप से यही पहचान पत्र इशू किया जाता था निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिसमें मतदाता से संबंधित समस्त जरूरी सूचनाएं रहती हैं और इसे मतदाता अपने साथ रखते हैं। इसे फिजिकल वोटर आईडी कहा जाता है। लेकिन अभी सन 2021 से ही डिजिटल वोटर आईडी की व्यवस्था भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ कर दी गई है और इस ई मतदाता पहचान पत्र का नाम ई एपिक है। ई एपिक यानी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतदाता का ई पहचान पत्र जो वो अपने मोबाइल फोन पर भी डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि मतदाता का मोबाइल नंबर भारत निर्वाचन आयोग के पास रजिस्टर हो। पुराने मतदाता जिनके पास फिजिकल वोटर आईडी है, वे भी अपना ई एपिक बनवा सकते हैं। ई एपिक आइडेंटिटी का भी एक प्रूफ हो सकता है और कुछ देशों की यात्रा के लिए ई एपिक को भी मान्य घोषित किया गया है, नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए। परंतु इसके लिए ये जानना जरूरी है कि जो नए मतदाता हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो इस डिजिटल वोटर आईडी को प्राप्त कर सकते हैं और जो पुराने मतदाता हैं वे भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया पर। यहाँ पर मैं आपके सामने पारंपरिक मतदान की प्रक्रिया को एक बार बताना चाहती हूँ, तभी हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। ये पारंपरिक बैलेट पेपर है। भारत के लिए एक तरह से अब इतिहास की बात ही है। पहले हम लोग बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते थे मतदाता के लिए। एक प्रकार का कागज का ये पूरा पत्र होता था, जिसमें उम्मीदवार का नाम होता था, उसका चुनाव निशान होता था और जब मतदाता वोट डालने जाते थे तो उनको एक मोहर दी जाती थी और वे अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने उस मोहर को लगा देते थे जिसे वे चुनना चाहते थे। आप देख सकते हैं इस बैलेट पेपर में। लेकिन वर्तमान समय में भारत में
ईवीएम को अपना लिया गया है। बैलेट पत्र द्वारा मतदान की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि पहले एक व्यक्ति जाकर के बैलेट पेपर पर अपना निशान लगाता है, फिर वो वोट डालता है और फिर काउंटिंग की प्रक्रिया या मतों की गिनती की प्रक्रिया शुरू होती है, जो कि अत्यंत लंबी चला करती थी। इसमें काफी समय लग जाता था रिजल्ट डिक्लेयर करने में, लेकिन वर्तमान समय में हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारतवर्ष के चुनाव में वर्ष 2001 से ही प्रयोग की जा रही है, सभी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में। इसका डिजाइन आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर डॉक्टर ए.जी. राव और डॉक्टर रवि पुवैया के द्वारा किया गया है और इसका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। ईवीएम प्रयोग करने की विधि में आप देख सकते हैं कि एक मतदाता ईवीएम के सामने है और उसके सामने उसके राजनीतिक दलों के चुनाव निशान भी बने हैं, कैंडिडेट्स के नाम भी लिखे हुए हैं और यहाँ पर कोई मुहर नहीं लगानी है, बल्कि एक बटन का निशान है और जिस भी उम्मीदवार को हम चुनना चाहते हैं, तीर के निशान से हम देख सकते हैं कि उसी राजनीतिक दल की तरफ हमें ले जा रहा है और हम किसी भी पसंदीदा बटन को दबाकर उस कैंडिडेट को चुन सकते हैं, जो कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। अभी आपने देखा कि इस ईवीएम में एक ऑप्शन था नोटा का। क्या आप नोटा के बारे में जानते हैं? नन ऑफ द अबव। ईवीएम में एक ऑप्शन होता है जो सबसे लास्ट होता है और वो है NOTA, नोटा। यदि आप किसी भी दिए गए उम्मीदवार के सामने अपनी पसंद नहीं व्यक्त करना चाहते तो आप नोटा पर भी बटन दबा सकते हैं, अर्थात आप उनमें से किसी भी उम्मीदवार को चुनना पसंद नहीं करते। अब हम जानते हैं वीवीपैट के बारे में। वीवीपैट क्या है? ईवीएम के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ वीवीपैट नामक एक मशीन लगी है। वीवीपैट का तात्पर्य है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये एक प्रकार की कागज की रसीद है जो ईवीएम के बगल में स्थित एक मशीन के ऊपर डिस्प्ले की जाती है। ये केवल कुछ सेकंड के लिए आती है और इसमें आप देख सकते हैं कि आपने अमुक राजनीतिक दल को वोट किया है, क्योंकि कई बार मतदाता ये आश्वस्त नहीं हो पाता कि उसने इसी दल को जिस पर उसने बटन दबाया है उसका वोट वहीं पर रजिस्टर किया जा रहा है। तो वीवीपैट में उसका वो जो चुनाव निशान है, जिस दल को उसने चुना है, उसकी रसीद वहां पर थोड़ी देर के लिए आती है और उससे मतदाता कंफर्म कर सकता है कि उसने उसी राजनीतिक दल को वोट दिया है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ईवीएम है और वीवीपैट है और इस तरह से ईवीएम और वीवीपैट को यूज करके, इस्तेमाल करके भारत में निर्वाचन की निष्पक्षता को बरकरार रखा गया है। इस प्रक्रिया में चुनाव का रिजल्ट भी बहुत जल्दी घोषित कर दिया जाता है। आइए अब चलते हैं चुनावी स्याही के बारे में कुछ तथ्यों की ओर। इलेक्शन इंक क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण निशान है जो कि सिल्वर नाइट्रेट के उपयोग से बनाया जाता है। इसे मतदाता की अनामिका उंगली या इंडेक्स फिंगर में लगाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार की स्याही है जो मतदाता के हाथ की स्किन में या त्वचा में ऊपर से गहरे रंग से रंग देती है ताकि दोहरे मतदान को रोका जा सके। एक मतदाता 2 या 3 बार चुनाव में वोट न डाल सके। और सबसे पहले भारतवर्ष में मैसूर राज्य में 1962 में इसका इस्तेमाल किया गया। ये केवल चुनावी स्याही नहीं है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण निशान है, आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो प्रतीकात्मक है। एक तरफ तो इसमें भारत के वो व्यक्ति हैं श्री मुकेश अंबानी जी, जो कि सिर्फ भारत ही नहीं विश्व के प्रमुख धनवानों में शुमार किए जाते हैं। और इसी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारतवर्ष में निचले पायदान पर बैठे हुए लोग, वे किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, वे अपनी इंडेक्स फिंगर को शो कर रहे हैं। जितना मूल्य मुकेश अंबानी जी के
वोट का है वही महत्व एक गरीब मतदाता की इंडेक्स फिंगर का भी है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भारत के बड़े बड़े सिने तारक और तारिकाएं हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं। श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, शाहरुख खान है, इसमें सलमान खान है, प्रीति जिंटा है, इसमें माधुरी दीक्षित है। ये वो नामचीन लोग हैं, इनके वोट का महत्व भी एक है और भारत के एक गरीब निवासी के वोट का महत्व भी है, जो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आई एम द वोट, इस इंडेक्स फिंगर का क्या महत्व है? यू कैंट चेंज द एंटायर पॉलिटिक्स बट योर इंडेक्स फिंगर कैन। ये जो तस्वीरें हैं ये प्रतीकात्मक रूप से यही कह रही हैं कि हमारी इंडेक्स फिंगर में बहुत बड़ी ताकत है, वोट की ताकत है जो सब कुछ बदल कर रख सकती है। योर वोट मैटर्स, आपका वोट मैटर करता है, उसका मूल्य है। प्लीज वोट डालने जाइए। हो सकता है आपको घंटे धूप में या बारिश में लाइन में लगकर वोट डालना पड़े, लेकिन फिर भी वोट डालिए। देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये लोग भी वोट डालने जा रहे हैं। यहाँ पर एक नवविवाहित जोड़ा है जो शादी के मंडप से तुरंत ही वोट डालने आया है। यहाँ पर दिव्यांग जन है जो अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर अत्यधिक सीनियर सिटीजन है जो व्हील चेयर पर बैठ करके भी मतदान करने आए हैं, क्योंकि मेरा वोट मेरा अधिकार है। यदि आप वोट डालने स्वयं नहीं जा सकते तो आप पोस्टल बैलेट भी कर सकते हैं। डाक द्वारा मतदान, अर्धसैनिक बल में कार्यरत जवान, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग, 80 वर्ष की उम्र से अधिक के वोटर और दिव्यांग जन। यहाँ तक कि अभी अभी एक नई श्रेणी भी शामिल की गई है कि कोविड-19 से पीड़ित या संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्ति भी पोस्टल बैलेट से अपना मतदान कर सकते हैं। यदि आप मतदान में उदासीन रहते हैं तो फिर आपको एक अकुशल शासन या अकुशल सरकार मिलेगी, क्योंकि होता यह है कि हम चुनाव में वोट डालने नहीं जाते, लेकिन घर में बैठे बैठे हम सरकार को कोसते रहते हैं। अपनी हर मजबूरी, हर परेशानी के लिए हम सरकार को दोष देते हैं, लेकिन अपने मनपसंद सरकार को चुनने के लिए वोट डालने की आवश्यकता को महसूस नहीं करते हैं। देखिए, बैड पॉलिटिशियंस आर इलेक्टेड बाय गुड पीपल हु डोंट वोट। जब चुनाव के बाद एक प्रतिशत निकाला जाता है कि कितने लोगों ने वोट दिया, तो अत्यंत खराब स्थिति उत्पन्न होती है जहां यह पता चलता है कि शहरों के पढ़े लिखे मतदाता ही वोट डालने नहीं गए, जो सरकार के बारे में मीमांसा करके अपना वोट एक अच्छे उम्मीदवार को दे सकते थे। अपने उम्मीदवार को जानिए। हमारा जन नेता कैसा हो, वो एक साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति हो या आपराधिक छवि वाला। हमें कैसा नेता चाहिए, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। उसके पास धन बल बाहुबल हो या वो जनता के बीच कुछ अच्छे काम करके देश की राजनीति को या सरकार को बदलना चाहता है। ये आप देख सकते हैं, एक स्लाइड है जिसमें दिखाया गया है कि भारत की लोकसभा में और यहाँ तक कि राज्यों की विधानसभाओं में उन जनप्रतिनिधियों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है जिनके लिए क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या जिनकी आपराधिक छवि है। हमारा निर्वाचन आयोग राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बारे में देश में हमेशा विचार विमर्श भी चलता रहता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत चिंता जताई है कि राजनीति के अपराधीकरण को रोका जाना चाहिए, और इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल जब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगी तो वे उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी सार्वजनिक करेंगी। समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म पर उनको अपने उम्मीदवार का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा ताकि मतदाता इन्फॉर्म्ड चॉइस बना सके। मतदाताओं के सामने सूचना होनी चाहिए अपने उम्मीदवार के बारे में जानने के लिए कि उनका उम्मीदवार साफ छवि वाला व्यक्ति है या फिर आपराधिक छवि वाला व्यक्ति। इसके साथ ही साथ जो पढ़े लिखे मतदाता हैं
वे राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र को भी देख सकते हैं। जो भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दल हैं, वे अपने घोषणा पत्र या इलेक्शन मैनिफेस्टो में अपनी नीतियों के बारे में लिखते हैं। इन नीतियों का अध्ययन करने पर मतदाता को पता चलता है कि अमुक दल जीतने के बाद किस प्रकार के काम करेगा। आप देख सकते हैं इन प्रमुख नेताओं को अपने दल के घोषणा पत्रों के साथ, और मतदाता इनका तुलनात्मक अध्ययन करके पता कर सकते हैं कि किस राजनीतिक दल में उनकी रुचि अधिक जा रही है, वे किसको चुनना चाहते हैं। मतदाता किसी लालच में आकर वोट ना दे, कोई भी लालच, क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, मतदाता को लुभाने के लिए नेतागण तरह तरह के प्रलोभन देने लगते हैं। चाहे वो कैश डील्स हो, उनको पैसे देकर खरीदना हो, या अन्य किसी प्रकार के फ्री या मुफ्त के सामान का प्रलोभन देना हो। मतदाता धन के लालच में आकर अपने वोट को बिल्कुल भी ना बेचें। कुछ रुपयों के लिए किसी राजनीतिक दल को वोट दे देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी मतदाता के लिए। धर्म और जाति के नाम पर वोट ना दे। भारत जैसे देश में जहां पर अनेक धर्मों के और अनेक जातियों के लोग हैं, वहां पर मतदाता को धर्म और जाति के नाम पर बांट देना और उनसे वोट लेकर के संसद या विधानसभाओं में पहुंचने के बहुत सारे कार्य नेताओं के द्वारा किए जाते हैं। कृपया उनसे सतर्क रहें, धर्म और जाति के नाम पर वोट ना दें। क्योंकि हमको क्या चाहिए, मतदाता को क्या चाहिए? एक अच्छी सरकार। हमको चाहिए वो सरकार जो हमें स्कूल दे, जो हमें कॉलेज दे, जो हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हमारी व्यवस्था करे, हमें हॉस्पिटल दे, हमको स्टेडियम दे, हमको बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर दे, हमें बिजली दे, साफ पानी दे, सिंचाई के लिए पानी दे, हमको सड़कें दे, हमको फ्लाईओवर दे। हमको इन चीजों की आवश्यकता है, ना कि धर्म और जाति के नाम पर सरकार की। हमें चाहिए वो सरकार जो जनता का हमारा विकास करे। और इसके लिए ये मतदाता शपथ है जो हम सभी भारत के नागरिक लेते हैं कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये वोटर्स प्लेज है जो हम भारत के नागरिकों को लेनी है और इसी के आधार पर हमें चुनाव में अपना मत डालना है। अब हम देखते हैं कि स्वीप के अंतर्गत किस प्रकार से मतदाता जागरूकता को फैलाने के लिए, अवेयरनेस के लिए कॉलेजेस को किन किन एक्टिविटीज के लिए प्रेरित किया गया है। आप देख सकते हैं स्लाइड में कि यहाँ पर विद्यार्थी अनेक तरह की एक्टिविटीज या कार्यक्रम में लगे हुए हैं। वो निबंध प्रतियोगिता हो सकती है, मतदान से संबंधित विषयों पर निबंध लिख सकते हैं, स्लोगन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, अनेक स्लोगन बना सकते हैं चुनाव से संबंधित जो कि मतदाताओं की जागरूकता के लिए हम बनाते हैं। वोट हमारा है, अधिकार करें नहीं इसको बेकार, नारी जब पहुंचे बूथ, लोकतंत्र को करें मजबूत, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। इस तरह के अनेक स्लोगन विद्यार्थी तैयार कर सकते हैं। रंगोली प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, अनेक रंगोली बनाई जा सकती है मतदाता जागरूकता के संबंध में। पोस्टर कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर मैंने एक पोस्टर प्रदर्शित किया है। यह हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जो कहते हैं रिमेंबर फॉर योर प्रोग्रेस, फॉर योर वेलफेयर, योर हैप्पीनेस, नेवर फेल टू कास्ट योर वोट इन इलेक्शंस। इसी प्रकार के पोस्टर विद्यार्थी तैयार कर सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप से मैंने कुछ पोस्टर बनाए हैं आपके लिए भी। People shouldn't be afraid of their government, government should be afraid of their people.
I say from time to time that vote is precious, it is almost sacred. It is the most powerful non-violent tool or instrument that we have in a democratic society and we must use it. ये मतदान वॉल भी बनाई जा सकती है कॉलेजेस में, जहां पर विद्यार्थी मतदाता से संबंधित, मतदाताओं की जागरूकता से संबंधित, लोकतंत्र और चुनाव के संबंध में अनेक प्रकार के चित्र और स्लोगन इत्यादि प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए इन सब के माध्यम से मैं आपसे अपील करती हूं कि आप लोग निष्पक्ष होकर भारत के चुनाव में मतदान करें। आशा करती हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। कृपया अपना फीडबैक दें। धन्यवाद।